बात करने वाले हैं बॉयंसी फोर्स या उत्प्लावन बल के बारे में। एकदम छोटा सा टॉपिक है, इजीली समझ में आएगा। ठीक है, एकदम थ्योरी जरूर छोटा है लेकिन क्वेश्चन बनाने में ज्यादा मजा आने वाला है। तो बॉयंसी फोर्स या उत्प्लावन बल, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अच्छे समझेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसी उत्प्लावन बल के कारण कोई भी नाव जो होती है वो कहाँ तैरती है? पानी पर तैर रहा होता है। ठीक है, किसी चीज को आप जैसे मान लीजिए एक बॉल को पानी के ऊपर फेंक देते हो तो क्या होता है? पानी के ऊपर तैर रहा होता है ना, डूबता नहीं है। किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण, बॉयंसी फोर्स के कारण। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो बॉयंसी फोर्स क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, मतलब कोई अपने पास फ्लूइड है, ये मान लो कोई फ्लूइड है, तरल है, इसमें कोई वस्तु या तो पार्शियली हो सकता है इतना डूबा हुआ और पानी पे तैर रहा है, या फुल्ली इमर्ज्ड हो जाए। कह सकते हैं मान लो ये यहाँ आके जमीन पे बैठ गया, जैसे इसमें कह सकते हैं ये क्या है? ऊपर तैर रहा है, ये थोड़ा सा पानी के अंदर है, बाकी सब पानी के बाहर है, और ये पूरा का पूरा पानी के अंदर चला गया। ठीक है, तो कह सकते हैं जब किसी वस्तु को किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो द फ्लूइड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स। क्या करता है? फ्लूइड एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है। किसके ऊपर? ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड बॉयंसी फोर्स। जो अपवर्ड फोर्स लगा इसको क्या कहते हैं? बॉयंसी फोर्स कहते हैं। तो कह सकते हैं जब किसी वस्तु को किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर क्या लगाता है? एक बल लगाता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे ये बॉल को हमने क्या किया? एक फ्लूइड के अंदर रख दिया, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा, सिंपल सा कह सकते हैं mg। ठीक है, अब फ्लूइड क्या करेगा? इसके ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा, उसी को क्या कहते हैं? बॉयंसी फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, और द बॉयंसी फोर्स एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज्ड पार्ट। जो बॉयंसी फोर्स होता है वो, जैसे मान लो इसमें हमने इसको तैर रहा है, मान लो इतना पार्ट ये पानी के अंदर है, ये वाला पार्ट क्या है? पानी के अंदर है, और ये वाला पार्ट पानी के बाहर है। तो बॉयंसी जो फोर्स लगे वो कहां लगेगा? वो लगेगा आपको जितना पार्ट पानी के अंदर आया है, ये पार्ट पानी के अंदर आया है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। जितना पार्ट पानी के अंदर है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। तो वही कह रहे हैं the buoyancy force act at the center of gravity of a liquid displaced by the immersed part of a body, and this point is called center of buoyancy, called the center of छूट गया है, center of buoyancy। ठीक है, तो कह सकते हैं उत्प्लावन बल वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्वीय क्षेत्र पर कार्य करता है। ये डूबा हुआ भाग है, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? इसका सेंटर गुरुत्वीय क्षेत्र पर कार्य करता है, तथा इस बिंदु को उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो उत्प्लावन केंद्र या सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या हुआ? जितना पार्ट डूबा है, जैसे मान लो ये पार्ट इसका डूबा हुआ है पानी के अंदर, ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा इसके ऊपर सेंटर ऑफ बॉयंसी कहलाएगा, और इसी पे बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा। जैसे ये पार्ट यदि देखा जाए तो इतना पार्ट डूबा हुआ है तो इसका सेंटर ये होगा, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी इसका ये कहलाएगा। ये पूरा का पूरा डूब गया तो इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसी के ऊपर होगा। इसका देखो एकदम छोटू सा पार्ट डूबा है, जिसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां पाया जाएगा? जितना पानी के अंदर है, ठीक है, उसके सेंटर पर। ठीक, तो कह सकते हैं, उम्मीद करते हैं उत्प्लावन बल या उत्क्षेप क्या होता है समझ में आया। क्या होता है? एक अपवर्ड फोर्स होता है जो कौन लगाता है? कोई फ्लूइड लगाता है किसी भी वस्तु के ऊपर जो पानी के अंदर या तो पूरी तरह डूबी हुई है या तो वो उसके ऊपर तैर रही है। ये लगता कहां है? जितना पानी को इसने विस्थापित किया है, कितना, जितने पानी को इसने विस्थापित किया, इतने पानी को इसने विस्थापित किया, तो उसके सेंटर पे, ये नहीं कि वस्तु के सेंटर पे, वस्तु के सेंटर पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। और जितना पार्ट पानी के अंदर गया, जितना वॉल्यूम को उसने क्या किया? डिस्प्लेस किया, उसके सेंटर पे जो बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट पूरा पूरा डूबा है इसलिए इसके सेंटर पे चला जाएगा। यदि हम बात करते ये पूरा का पूरा डूबा है तो इसका सेंटर ये होता। ठीक है, इस केस में इतना ही पार्ट पानी के अंदर तो इसका सेंटर ये होता। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी अलग अलग होता। समझ रहे हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी कहानी?
तो इतनी सी छोटी सी कहानी है। ये क्या है? अपवर्ड फोर्स है जो कौन लगाता है? कोई फ्लूइड लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पानी में या तो कंप्लीटली डूबा हुआ है या पार्सली डूबा हुआ है, आंशिक रूप से डूबा हुआ है। ठीक है, इतनी सी कहानी समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अपना पास है या कोई वस्तु जो है, उसको यदि आप पानी में रखते हो तो उसके भार में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? उसके भार में कमी। प्रैक्टिकल भी जाकर देखोगे, एक 10 केजी का कुछ टुकड़ा ले लो, ईंटा ले लो, ठीक है, इसको आप जाके हवा में रखोगे तो 10 केजी का रहेगा। इसको पानी में जाकर रख दोगे, अब उसका वेट यदि पानी के अंदर मेजर करेंगे तो मान लो वो हो जाएगा 7 केजी का। मतलब भार में कमी आई। भार में कमी का मतलब क्या? उसके ऊपर 10 केजी का है, ठीक है, मान लो ये 10 केजी का था हवा में, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। ये किसके बराबर था? मान लो 10 न्यूटन के बराबर था। ठीक है, अब क्या हुआ? इसको जो ही आपने पानी में रखा तो इसका वजन क्या हो गया? जो ही आपने इसको किस में रख दिया? पानी में रख दिया। तो पानी में रखने के कारण इसका वेट कितना हो गया? मान लिया इसका वेट हो गया 7 न्यूटन। तो मतलब यहां पे कहीं ना कहीं 3 न्यूटन तो गायब हुआ होगा। तो 3 न्यूटन का बल कौन लगाएगा? बॉयंसी फोर्स लगाएगा, जो ऊपर की तरफ लगाएगा। इस पे जो ही 3 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ये टोटल वेट कितना इसका हो जाएगा? 10 माइनस 3, 7 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा इसके ऊपर, होगा ना? तो आर्किमिडीज साहब ने यही बोला कि यदि किसी वस्तु को, ठीक है, कहां रखा जाए? पार्शियली या कंप्लीटली, मतलब आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी तरल में रखो या किसी द्रव में रखते हैं तो उसका भार में कमी आ जाती है। उसका वेट क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के क्या होगा? बराबर होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं सिंपल सा, व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, मतलब पानी में पार्शियली रख दो, जैसे कोई चीज तैर रहा होता है तो पार्शियली रखना हो गया, और फुल्ली मतलब क्या? वो कंप्लीटली अंदर डूब गया। जैसे पीछे वाली कहानी में ये क्या था? पार्शियली था, और ये क्या था? फुल्ली था। ठीक है, तो लिक्विड इट लूजेस सम ऑफ इट्स वेट, ये क्या करता है? अपने कुछ भार में कमी लाता है। एंड इट इज इक्वल्स टू, जो भार में कमी आया वो किसके बराबर था? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब कितने भार के पानी को ये डिस्प्लेस किया अपनी जगह से। जैसे नाव पानी में तैरता है, क्यों तैरता है? अपने शेप के कारण तैरता है, क्योंकि वो ज्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम को, पानी के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, उतना ज्यादा उसको क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो उसके वेट को बैलेंस कर लेता है, जिसके वजह से वो पानी में तैर लेता है। ठीक है, उस तरह एक सीट रख दो, ठीक है, या लोहे का टुकड़ा रख दो, उतना ही जितना उसी लोहे के टुकड़े से नाव बनाया हमने, उतने ही वजन का एक लोहे का टुकड़ा रख दोगे तो फटाक से अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, पानी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा अपनी जगह से, तो उतना ही उसको कम फोर्स मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए वो डूब जाएगा। तो वही चीज है सिंपल सा, जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबाई जाती है तो भार में कमी आ जाती है। ठीक है, भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब जितना वाटर हटेगा, जैसे यहां देखो ये 7 केजी का है, ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे वेट कितना दिखा रहा है? 7 दिखा रहा है। ठीक, इसको हमने पानी में रखा तो ये पानी को, कितना पानी को डिस्प्लेस किया अपने जगह से? 2 केजी पानी को डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो इसका वेट में कितने की कमी आएगी? 2 केजी की कमी आएगी। तो 2 केजी की कमी के कारण अब इसका वेट कितना हो जाएगा? 5 केजी का हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपवर्ड फोर्स लगा वो कौन होता है? इसी को ना बॉयंसी फोर्स कहते हैं। तो बॉयंसी फोर्स बराबर लिखते तो क्या लिखते? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक। पानी के जितने को इसने डिस्प्लेस किया है, जितने वॉल्यूम को इसने डिस्प्लेस किया है, मतलब अपनी जगह से हटाया है, उसके भार के बराबर इस पे बॉयंसी फोर्स लगेगा। ठीक है, अब मान लिया इसने भी वॉल्यूम को हटाया, कितने वॉल्यूम को हटाया? भी वॉल्यूम को हटाया। ठीक है, पानी की डेंसिटी मान लो रो है, डेंसिटी रो, वॉल्यूम भी को हटाया, तो भार बराबर हम लोग क्या जानते हैं? वेट बराबर क्या होता है? m इंटू जी, पता है। डेंसिटी अपन पढ़ चुके, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो m बराबर क्या लिख सकते हैं? m बराबर लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंपल सा, वेट बराबर जो बॉयंसी फोर्स होगा किसके? m इंटू जी, और यहां से सिंपल सा m बराबर क्या लिख सकते हैं? रो इंटू भी, तो रो जी इंटू भी क्या हो जाएगा?
जो पानी को इसने डिस्प्लेस किया, अपनी जगह से हटाया है, यहां डेंसिटी किसकी लेनी है? फ्लूइड की, जिस फ्लूइड में आपने वस्तु को रखा है। ठीक है, डेंसिटी किसकी लेनी है? जिस फ्लूइड के अंदर, मान लो हमको किसी पानी के अंदर रख दिया जाए, तो हम कितने पानी को क्या करें? डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, उस फ्लूइड की डेंसिटी की बात हो रही है। जैसे पानी में रखोगे तो पानी की डेंसिटी की बात होगी, केरोसिन में रख दिया जाएगा, केरोसिन की डेंसिटी की बात होगी। ठीक है, तो सिंपल सा रो इंटू जी इंटू भी, भी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम किसका? जिस भी लिक्विड में रखा गया है। ठीक है, और ये किसका होगा? लिक्विड का डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं, लिक्विड की डेंसिटी। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? सिंपल सा रो इंटू जी इंटू भी। भी आयतन, जी गुरुत्वीय त्वरण जो 9.8 होता है, और रो क्या चीज? डेंसिटी, घनत्व। याद रहेगा, सिंपल सा कह सकते हैं भी क्या? वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन, और लिक्विड डेंसिटी, या सिंपल से कहते हैं द्रव का घनत्व। द्रव कौन सा? जिसके अंदर वस्तु को रखा गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए अपवर्ड फोर्स या उत्प्लावन बल कितना आएगा, तो सिंपल सा रोजी इंटू भी रख देंगे। या बोला जाए कितने भार में कमी आई, तो रोजी भी आया। रो किसका? जिस फ्लूइड में रखा गया उसका घनत्व। जी पता ही है 9.81 या 10 यूज कर लो। भी जितने आयतन को उसने हटाया है, किसको? लिक्विड को। किसने हटाया? कोई जो अपना ऑब्जेक्ट था जिसको हमने रखा है, उसका आयतन, पानी का आयतन जितने को उसने अपनी जगह से हटा दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखेंगे रोजी इंटू भी। इतनी सी कहानी को याद रखना, और ज्यादा कहानी में ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एपरेंट वेट, आभासी भार। मतलब एक्चुअल वेट क्या था? जैसे ही पीछे वाले में देखे थे, एक्चुअल वेट कितना? 7। ठीक है, बॉयंसी कितना लगा? 2 का। तो एक्चुअल एपरेंट वेट कितना का आ गया था? एपरेंट वेट अपना आ गया था 5। तो जो भार अब की बार पता चलेगा, जैसे एक्चुअल 7 था, ठीक है, जो ही इसको पानी में रखा, हमने क्या मिल गया? अपना बॉयंसी फोर्स कितने का मिल गया? 2 kg का। तो 2 न्यूटन का लग गया, तो 7 - 2। तो अब जो ये मीटर दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? 5 दिखा रहा है। तो यही 5 क्या कहलाएगा? इसका आभासी भार। अब आपको भार कितना दिखेगा? 5 दिखेगा। ठीक है, तो सिंपल सा कभी आभासी भार पूछा जाए तो वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल मतलब रो जी इंटू भी। इतनी सी कहानी सिर्फ याद रखना है। ठीक है, यदि मान लीजिए पूछा जाए, अभी मेरा वेट मान लो हवा में कितना है, मान लिया 100 kg है। ठीक है, तो बोला जाए कि यदि हमको पानी में रख दिया जाए तो अब मेरा वेट कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? एक्चुअल वेट 100। अब हम पे कितना उत्प्लावन बल लगा? अब थ्रस्ट लगा है, उसको घटा लेंगे तो अब जो हमारा वेट होगा पानी के अंदर वो बताएगा। वही वेट क्या कहलाएगा? हमारा एपरेंट वेट या आभासी भार। याद होगा ये वर्ड हम लोग लिफ्ट वाले केस में ही पढ़े थे, याद है ना? लिफ्ट वाले केस में तो वही चीज है। तो आभासी भार जब निकालना होगा निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। मतलब बंदा कब तैरेगा, किस किस कंडीशन में तैरेगा। देखो सबसे पहले हम कुछ चीजों को मान लेते हैं, जैसे W मान लेते हैं वस्तु का भार, और स्मॉल w को मान लेते हैं उत्प्लावन बल, बुयांसी फोर्स मान लेते हैं। यदि सबसे पहला केस W, जो अपना W है, वो ग्रेटर हो जाए बुयांसी फोर्स से, मतलब W जो हो जाए ग्रेटर हो जाए बुयांसी फोर्स में। यहां देखोगे 3 एरो बना हुआ है, यहां 4 है, तो मतलब W जो है ये हो गया W, जो इसके वेट के कारण लग रहा है mg। ठीक है, अब बुयांसी फोर्स मतलब स्मॉल w, मतलब रो जी इंटू भी। ठीक है, यदि W का भार मान ज्यादा हो जाए और स्मॉल w का मान, बुयांसी फोर्स का मान कम हो जाए, तो वस्तु क्या हो जाएगा? पानी में डूब जाएगा। तो कह सकते हैं तो वस्तु द्रव में नीचे तली में बैठ जाएगा, मतलब देन द बॉडी विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड। जैसे ये देख रहे होगे जमीन पे आ गया। नेक्स्ट कह रहा है दूसरा, W इज लेस देन W, मतलब जो आपका वेट है, ठीक है, वो क्या है? कम है बुयांसी फोर्स से। तो उस समय क्या होगा? वस्तु तैरेगा आपका। यहां देख रहे हो पानी के ऊपर तैर रहा है, क्योंकि वेट क्या है? यहाँ पे W की वैल्यू कम है और स्मॉल w की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो कह सकते हैं देन बॉडी विल फ्लोट जस्ट बिलो दी, सॉरी, देन बॉडी विल फ्लोट पार्शियली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। थोड़ा सा पानी के अंदर डूबा रहेगा, जितना उसके क्या कह सकते हैं बुयांसी फोर्स के बराबर होगा उसका वेट वहां तक, और उसके बाद वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, जैसे कॉर्क को आप डाल दो किस पे?
पानी पे देखो थोड़ा सा पार्ट पानी के अंदर रहेगा, उतना ही डिस्प्लेस्ड वाटर उसके वेट के बराबर हो जाएगा, इसलिए तो वो तैर रहा है। मतलब जब तक डूबा नहीं है कंप्लीटली तब तक बॉयंसी फोर्स उसके वेट के बराबर रहेगा। यहाँ पे क्या है, क्यों नहीं डूबा है, क्योंकि भैया पूरा यदि वॉल्यूम जाता तो यहाँ पे बॉयंसी क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती, तो उसको तो बैलेंस करना है। तो थोड़े से वॉल्यूम को ही, इतना सा ही वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया, वही इसके किसके वेट के बराबर हो गया। तो इस केस में कह सकते हैं जो इसका वेट है वो कम हो किससे, बॉयंसी फोर्स से, तो क्या हो जाएगा, तो वस्तु का कुछ भाग द्रव के बाहर आ जाता है और वह संतुलन में रहते हुए तैरती है। नेक्स्ट, यदि W इज इक्वल टू W हो जाए, मतलब वेट जो है, भार जो है बॉयंसी फोर्स के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, उस समय पूरा का पूरा कह सकते हैं आपको जो वस्तु है वो पानी के देखो ये पानी का सतह है, पानी के सतह के पास चला जाएगा और यहीं पर वो तैरता रहेगा, ना ही नीचे जाएगा ना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं उस टाइम में क्या होगा, देन द बॉडी विल फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब जो तो वस्तु द्रव की सतह के ठीक नीचे तैरती रहेगी, जस्ट नीचे। फ्लोटिंग की कहानी समझ में आए, किस कंडीशन में आपका डूबेगा, जब वेट ज्यादा हो जाए, जैसे लोहे का हथौड़ा उसको पानी में डालोगे उससे वेट ज्यादा हो जाएगा बॉयंसी से, तो क्या करेगा, वो पानी में डूब जाएगा। जैसे कह सकते हैं पेपर का नाव, ठीक है, उस समय क्या होगा, बॉयंसी ज्यादा रहेगा किसके, वेट से, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। ठीक, तीसरा, जब वेट बराबर हो जाए किसके, बॉयंसी के, तो कभी देखते हो कि लकड़ी जो रहता है, लकड़ी तख्ता, वो पानी में डाल दोगे तो एकदम सतह को टच करते हुए तैरते रहता है। क्यों, क्योंकि वहां पे बॉयंसी किसके बराबर है, उसके भार के बराबर है। कहानी तीनों समझ में आई, विद एग्जाम्पल समझ में आया, अच्छे समझ के रखना है, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, इतनी छोटी सी कहानी थी, पूरे में क्या पढ़ने को मिला, सिर्फ एक चीज, बॉयंसी फोर्स रो जी इंटू भी। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। क्या रहे, बॉडी ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, फाइंड द बॉयंसी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक वस्तु जिसका आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, को पानी में पूर्णतः डुबो दिया जाता है, तो वस्तु पर उत्प्लावन बल की गणना करें। कंप्लीटली डूब गया तो फोर्स कितना लगेगा आपको, वॉल्यूम बराबर क्या, 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लिख सकते हैं कितना, डेसी सेंटी 10 पे पावर -6, तो 100 इंटू 10 पे पावर -6 मीटर क्यूब, मतलब 10 पे पावर -4 मीटर क्यूब। ठीक, ओके। दूसरा क्या है, इन वाटर फाइंड द बॉइंट फोर्स, बॉयंसी फोर्स जो प्लावन बल होगा वो किसके बराबर होगा, एफ बी इज इक्वल्स टू रो जी इंटू भी। किस में डुबाया गया है, पानी में, पानी का घनत्व तो कितना होता है, पिछले वीडियो में बात की है 10 पे पावर 3, जी की वैल्यू नॉर्मली ऑब्जेक्टिव नहीं है 9.8 इंटू आयतन कितना है 10 पे पावर -4, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0.98 न्यूटन। यही क्या कहलाएगा आपका बॉयंसी फोर्स, क्या कि पूरा पूरा वो डूब चुका है, तो पूरा कंप्लीट जो बॉडी का वॉल्यूम होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, सिर्फ यही था आसान, तो आंसर इसका आ जाएगा 0.98 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है एन आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी इतना केजी पर मीटर क्यूब इज फ्लोटिंग इन वाटर ऑफ डेंसिटी 100 केजी पर मीटर क्यूब, द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वाटर, मतलब बर्फ का एक टुकड़ा जिसका घनत्व तो इतना है पानी में तैर रहा है, ठीक है, तो बर्फ के टुकड़े का कितना प्रतिशत आयतन पानी के ऊपर होगा, क्या समझे, मतलब एक बर्फ का टुकड़ा है, ऐसे ही पता है बर्फ पानी में डूबता नहीं है, तो बर्फ को पानी पर रख दिया गया और बर्फ की सतह पर वो तैर रहा है, तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत आयतन, न पूछ रहा है कितना प्रतिशत आयतन पानी की सतह के ऊपर रहेगा। ठीक है, इतनी सी कहानी है। तो चलिए इसकी बात करते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं सिंपल सा, ओके 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 चलिए अब यदि हम बात करें वेट ऑफ आइस, ठीक है, आइस का वेट कितना होगा, भार कितना होगा, तो यदि हम निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं,
डेंसिटी किसका, आइस का। तो जैसे हम लोग निकालते तो सिंपल सा क्या लिखते हैं, m इंटू जी। एम को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो आइस के लिए लिखते तो क्या लिखते, आइस का इंटू वॉल्यूम कंप्लीट जो आइस है उसका, और जी तो जी है। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरा चीज। अब बॉयंसी फोर्स की बात करें तो बॉयंसी फोर्स मतलब डेंसिटी ऑफ किसका लिख सकते हैं, कौन सा, वाटर का, और वॉल्यूम जितना इमर्ज हुआ है मतलब कह सकते हैं इसको हमने मान लिया, मान लो v डैश इंटू जी। ठीक, अब इतना वेट इतने बॉयंसी फोर्स के बराबर क्योंकि ये तैर रहा है। ठीक, तो यहां से हम बात करें तो कितना होगा, वेट जो होगा, वेट जो होगा अपना भार किसका, आइस का, वो किसके बराबर होगा, एफ बी के। अब यहां से आ जाते हैं तो कह सकते हैं यहां से वेट किसके बराबर, रो आइस इंटू वी इंटू जी बराबर क्या लिख सकते हैं, रो किसका, डब्लू का, इंटू वॉल्यूम, पता नहीं है कितना पानी में डूबा हुआ है, वही तो पूछ रहा है ना, इंटू जी। जी से जी साफ। डेंसिटी कितना दिया है, बर्फ का डेंसिटी 900 केजी पर मीटर क्यूब दिया है, तो लीजिए तो सिंपल सा भी डैश, चलो भी हटाओ यार, v इंटू 900 इज इक्वल्स टू डेंसिटी वाटर कितना होता है 1000 इंटू वी डैश। ठीक है, यहां से ये कट गया। अब यहां से हमको v डैश बराबर लिखते हो तो क्या लिखते, v डैश इक्वल्स टू लिख सकते हैं 9/10 v लिखा जा सकता है। इसी को और लिखते तो क्या लिखते, 9/10 ही ना, हाँ चलिए, v डैश इक्वल्स टू इतना। तो पूछ रहा है बर्फ के टुकड़े का कितना प्रतिशत आयतन पानी के ऊपर होगा, तो ये जो आयतन है v डैश वो पानी के नीचे का है क्योंकि बॉयंसी फोर्स उस पर डिपेंड कर रहा है जो पानी के नीचे हो। ठीक, अब कितना आयतन ऊपर हुआ, कितना प्रतिशत, मतलब क्या है, कुल कितना था v में से v डैश को यदि माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा, इतना पानी के बाहर होगा। डिवाइड परसेंटेज में चाहिए तो v से गुना करके इंटू 100 कर देंगे। इतना सा आपको सॉल्व करना है। तो v तो v है, चलिए v डैश बराबर कितना है 9/10 v, 9/10 v डिवाइडेड बाई v इंटू 100%। तो ये हो गया 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10, सॉल्व करेंगे तो इंटू 100%, ये कितना हो जाएगा ठीक तो था, इक्वल का साइन। तो ये अपना हो जाएगा, अरे ये कितना हो, 10 माइनस 9 1, मतलब कह सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे 1/10 इंटू 100%, लड्डू से लड्डू साफ, मतलब 10% जो पार्ट होगा वो क्या होगा, पानी से ऊपर होगा। तो 10% पार्ट क्या होगा, पानी से ऊपर होगा। समझे कहानी को, क्या किए, सबसे पहले वेट जो होगा बॉयंसी के बराबर होगा, तब तो वो तैर रहा है, संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, अब हम बॉयंसी फोर्स को निकालने के लिए क्या किए, किसके लिए बॉयंसी निकलता है, कितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया गया, तो मान लिए जो विस्थापित द्रव था वो v डैश था, का आयतन जो है v डैश है। डेंसिटी वाटर का लिए ये बॉयंसी फोर्स इसके वेट के बराबर होगा, तब तो वो बैलेंस कंडीशन में तैरता रहेगा। तो तैर रहा है, दोनों को बराबर कर दिया, वहां से v डैश को v के टर्म में निकाल लिए, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया अपना 10%। थोड़ा सा क्या है, सिंपल है। तो क्या आ जाएगा आंसर 10%। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इतना सही सही, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सिर्फ इतना करना है, देखो ये क्या कह रहा है, ये पानी है, ठीक है, यहां पे कोई यदि मान लो बर्फ तैर रहा है, ठीक, तो जो नीचे का पार्ट है, जो अपना नीचे का पार्ट है ये वाला, इसका आयतन हमने v डैश माना, ठीक, और ये जो पूरा का पूरा बहादुर है, मान लो ये पूरा का पूरा जो बहादुर था, इसको हमने क्या बोला है, इसका आयतन क्या है, v है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा है इसकी डेंसिटी
आइस है तो इसकी डेंसिटी हम आइस लिखे हैं। जो पानी के नीचे गया, जो अपना नीचे वाला बहादुर है, ये वाला, ठीक, इसका क्या है, ये वो अपना वाटर है, इसकी डेंसिटी H2O है, इसी को हमने W लिखा है, ठीक है। V डैश नीचे का वॉल्यूम है, दोनों को बराबर कर देंगे तब तो ये बैलेंस कंडीशन में तैरेगा। तो मतलब समझ में क्या आया कि बर्फ जितना पानी के ऊपर है उससे ज्यादा नीचे है। तो यदि कोई छोटा सा बर्फ पानी के ऊपर दिख रहा है प्रशांत महासागर में, तो इन्हें के जाके उसको टाइटेनिक बना देना है। मतलब जितना वो 10% दिख रहा है और 90% क्या है, पानी के नीचे पड़ा हुआ है। तो समझ गए थोड़ी सी कहानी? ओके, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉग ऑफ वुड ऑफ मास 120 kg, मतलब 120 kg द्रव्यमान के लकड़ी का क्या है, एक ब्लॉक है, मतलब मास दे के रखा है 120 kg, ठीक है। फ्लोट इन वाटर, पानी में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। द वेट दैट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक, मतलब ब्लॉक को पानी में डुबाने के लिए इस पर रखे जाने वाले भार के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब अभी फिलहाल 120 kg का जब तक है ये, तब तक ये पानी पर क्या कर रहा है, तैर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया इसमें कितना वेट आप और रख दो कि ये कंप्लीटली पानी में डूब जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मास आपको दे के रखा है, डेंसिटी दे के रखा है कितना, 600 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको दे के रखा है। तो मास और डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट डेंसिटी, और मास कितना 120 और डेंसिटी कितना 600। तो 12 पंचे 60, 5 बार में कट जाएगा, मतलब 1/5। तो इसको लिख सकते हैं 0.2, और वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। तो ये जब कंप्लीटली डूब जाएगा उस समय इस पे कितना बॉयंसी फोर्स लगेगा, कंप्लीट डुबाने के लिए बॉयंसी फोर्स चाहिए ना। तो जब कंप्लीटली जब ये डूबेगा तो बॉयंसी फोर्स कितना लगना चाहिए उस टाइम में, रो इंटू जी इंटू भी लगना चाहिए, यही अपना है भी। तो किस में डुबा रहे हैं, पानी में डुबा रहे हैं। तो पानी का रो कितना होता है 10⁻3। जी के बारे में कुछ बोला नहीं है, चलो फिलहाल आंसर में अपना क्या है 80 50 सब में काफी डिफरेंस है आंसर में, तो हम जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। और वॉल्यूम कितना निकाले हैं 0.2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻3 न्यूटन, ठीक है। अब ये क्या था, फोर्स है, ठीक है। इसको यदि आप मास में बदलना चाहोगे तो क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू एम इंटू जी, ठीक है। तो m बराबर क्या होगा F/g, मतलब सिंपल सा F कितना निकाले हैं 2 इंटू 10⁻3 और g की वैल्यू कितनी है 10, ये कितना हो जाएगा 200 kg। मतलब इसको डुबाने के लिए आपको 200 kg चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी वजन इसके ऊपर कितना दिया गया 120 kg का, तो अभी और कितना आप दे सकते हो 200, जब पड़ेगा तब ये डूबेगा कंप्लीटली। अभी कितना 120 है, तो और कितना आपको देना पड़ेगा 80 kg और दोगे तो काम खत्म। तो कह सकते हैं 80 kg। समझे, एकदम इजी सा क्वेश्चन नहीं था, था। चलिए, तो ये आसान सा क्वेश्चन, इसी के साथ ए आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना है, यूं आसान तो है नहीं लेकिन फिर भी ट्राई करते रहना है। टू सॉलिड पीस वन ऑफ स्टील एंड अनदर ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन इमर्ज्ड कंप्लीटली इन वाटर हैव इक्वल वेट व्हेन दिस सॉलिड पीस आर वेटेड इन एयर। मतलब दो आपके पास क्या है, एक एल्यूमिनियम और एक स्टील का, दो क्या है ठोस टुकड़े हैं जो पानी में कंप्लीटली डूबा हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीटली डूबने के बाद क्या हो जाता है, इसका वेट इक्वल हो जाता है। तो कह रहा है एक स्टील और एक एल्युमिनियम के दो ठोस टुकड़े जब पूर्णतः जल में डुबाए जाते हैं तब इनका भार क्या हो जाता है, समान हो जाता है। मतलब इसका एपरेंट वेट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, यही तो कहना चाह रहा है। तो ठोस टुकड़े का वायु में भार, मतलब ये कहना चाह रहा है ऑप्शन के हिसाब से कौन भारी होगा, स्टील वाला भारी होगा हवा में या कौन सा एल्युमिनियम वाला भारी होगा। तो चलिए सिंपल सा, दोनों का एपरेंट वेट कह रहा है आभासी भार क्या है बराबर है। तो पहले मान लो ये अपना है स्टील और ये दूसरा क्या है मान लिया एल्युमिनियम, ठीक है। अब इसका यदि हम आभासी भार लिखते, दोनों का आभासी भार बराबर कह रहा है ना,
पानी में डूबने के बाद दोनों का भार बराबर हो जा रहा है, तो इसका लिखते तो क्या लिखते, वेट किसका, स्टील का माइनस बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स मतलब रो, पानी में ही डूब रहे हैं ना भाई, कहाँ डुबाए जा रहे हैं, जल में, तो जल डेंसिटी किसका, वाटर का, इंटू क्या चलिए रो इंटू जी इंटू भी, किसके लिए, स्टील के लिए। हो सकता है स्टील का वॉल्यूम अलग हो। उसी तरीके से इसका लिखते तो क्या लिखते, वेट किसका, एल्यूमिनियम का, मतलब हवा में इसका भार कितना होगा, माइनस रो किसका, वाटर का, और जी, और वॉल्यूम किसका, एल्यूमिनियम का। ठीक है, और ये कह रहा है क्वेश्चन के दोनों का आभासी भार जो है, पानी में डूबने के बाद जो भार है वो बराबर हो जाता है, दोनों को बराबर कर लिए। अब यहां से WS माइनस WAL यदि लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, उस साइड जो भी कॉमन है उसको एक साथ ले लेते हैं, ये इधर माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। जी सॉरी, भी किसका, स्टील का माइनस भी एल्यूमिनियम का, इतना लिख सकते हैं। अब अपने को पता है डेंसिटी स्टील या एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा होगा, थोड़ा सा डाटा बुक भी देखोगे तो स्टील की डेंसिटी क्या होगी, वो ग्रेटर होती है किससे, कह सकते हैं एल्यूमिनियम से। और डेंसिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के, इसका मतलब जो वॉल्यूम किसका, स्टील का होगा वो कम होगा किसके वॉल्यूम से, एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, VS माइनस VL, मतलब VS कम है VL से, मतलब ये जो होगा डब्बे के अंदर वो निगेटिव बन जाएगा, मतलब कह सकते हैं WS माइनस WAL वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब क्या है, WL का मान ज्यादा है WS से, तो WLAL इज ग्रेटर देन W कौन सा, स्टील, लिख सकते हैं, क्योंकि ये निगेटिव है ना, इसका मतलब छोटे में से हमने बड़े को घटा दिया है, इसलिए तो मान निगेटिव आया है। तो इसलिए एल्युमिनियम वाला क्या होगा, वेट बड़ा होगा, मतलब वेट ज्यादा होगा, और स्टील का क्या होगा, वेट कम होगा। तो आंसर कह सकते हैं एल्यूमिनियम पीस विल वेट मोर, एल्यूमिनियम का टुकड़ा ज्यादा भारी होगा। समझे कहानी, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग टू लिख लिए, यहां पे यहां तक पहुंच गए। अब वॉल्यूम दोनों का हमको कंपेयर कर लेना है, क्योंकि डेंसिटी तो नॉर्मली पता ही है, एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में किसकी, स्टील की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को निकाल लिया और उसको यहां पुट कर दिए। ठीक है, ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइस पीस आर फ्लोटिंग इन ए बीकर ए कंटेनिंग वाटर एंड ऑल्सो इन ए बीकर बी कंटेनिंग miscible liquid of specific gravity 1.2 when ice melt the level of, मतलब बर्फ के टुकड़े को जल से भरे बीकर ए में तथा अपेक्षित घनत्व 1.2 के मिश्रणीय द्रव में भरे बीकर बी में तैर रहे हैं। बर्फ पिघलने पर क्या होगा, ए में जल का तल बढ़ेगा, ए में जल का तल घटेगा, बी में द्रव तल घटेगा, या बी में द्रव का तल बढ़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम दो बीकर ले लेते हैं, ए और बी। ये हमने ले लिया बीकर नंबर ए, और दूसरा हमने बीकर ले लिया बी। ठीक है, इस पे भी आइस फ्लोट कर रहा है और इस पे भी आइस फ्लोट कर रहा है, और इसमें कह रहा है सिंपल सा कि इस पे क्या रखा हुआ है, जल, वाटर है, मतलब डेंसिटी कह सकते हैं सिंपल सा, स्पेसिफिक डेंसिटी 1 और इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी 1.2 दे के रखा है। ठीक है, अब ये तैर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो बुयांसी फोर्स होगा वो इसके वेट के बराबर होगा, तो मतलब हम कहते वेट किसका, आइस का जो होगा वो बुयांसी फोर्स के बाद तब तो तैर रहा है, तो किसका, बुयांसी फोर्स, बुयांसी फोर्स, तो वेट आइस का क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी, और बुयांसी फोर्स के लिए सिंपल सा डेंसिटी किसका, वाटर का इंटू वॉल्यूम किसका, जो इमर्ज्ड है, मतलब मान लिया चलो यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, हटाओ, जो अपना पानी को जितना किया है वाटर, और
सिंपल सा जी, ये जी से जी साफ। और डेंसिटी याद होगा आइस, पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे, डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है वो लगभग 900 के आसपास रहता है, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1000 के आसपास होता है। मतलब ऑन एन एवरेज ये कह सकते हैं कि दोनों का डेंसिटी क्या होता है, समान होता है। 900 और 1000 थोड़ा सा मान लेते हैं। तो इसके हिसाब से यदि हम चलते तो क्या लिखते, वी आइस जो होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के। मतलब आइस का यदि पिघलेगा, ठीक है, तो उतना ही अमाउंट को बढ़ाएगा जितना वॉल्यूम वाटर का है। ठीक है, मतलब उसके कारण आपको कह सकते हैं यदि ये पिघल जाएगा तो इसके, ठीक है, ये क्या है, ये जो नीचे का हिस्सा है यही ना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये जो नीचे का हिस्सा है यही है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो यहां हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि ये पिघलेगा, आइस पिघलेगा तो इसी एरिया को सिर्फ भरेगा वो। तो मतलब कह सकते हैं जो लेवल ये है, ये लेवल से ये ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इतने ही वॉल्यूम को ये क्या होगा, आइस पिघलने के बाद फिल करेगा। तो मतलब लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इतू सा क्वेश्चन आपको एक बार 2023 में, 2024 में, ठीक है, आपसे टीआर 3.0 के अंदर पूछा है, इतू सा। ठीक, इसमें क्या कह रहा है आप, दूसरा कि दूसरा है, इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो इसमें भी क्या होगा, वेट आइस का किसके बराबर होगा, कह सकते हैं बॉयंसी फोर्स, इसमें जो लग रहा होगा उसकी, यहां पे बॉयंसी फोर्स। ठीक है, तो आइस के वेट की बात करें, रो ऑफ आइस, और कह सकते हैं वी आइस इंटू जी बराबर बॉयंसी फोर्स के लिए क्या लिखें, रो किसके लिए, लिक्विड है ना कोई, लिक्विड है कोई, तो लिक्विड इंटू भी लिक्विड और जी। ठीक है, ये साफ। तो अपने को अभी क्या मान के चल रहे हैं, वॉल्यूम मतलब डेंसिटी जो है वो आइस का वो लगभग इक्वल है किसके, डेंसिटी ऑफ वाटर के। एक 918 के आसपास होता है और ये अपना 1000 होता है, तो लगभग बराबर है। अब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रहे, मतलब यहाँ पे जो आइस लिखे हैं, यहाँ पे इसको हम लिख चाहते हैं तो वी आइस इज इक्वल टू डेंसिटी किसका, लिक्विड का बाय डेंसिटी आइस का, ठीक है, इंटू वी लिक्विड। आइस का और वाटर का सेम माने हैं, और यही क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी याद होगा पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे ये टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.2 वी लिक्विड। यहां से क्या देखने को मिला, इस केस में जितना आइस का वॉल्यूम था, ठीक है, उतना ही का वाटर का कहानी हुई। ठीक, और इस केस में क्या मिला कि 1.2 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये जो वॉल्यूम है आइस का वो 1.2 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के। मतलब ये जो पोर्शन नीचे था, कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसके 1.2 टाइम्स है। मतलब क्या है, अब यदि ये पिघल गया तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, 1.2 टाइम्स ज्यादा है, स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक बात है। अब इससे 1.2 टाइम्स ज्यादा है, तो मतलब अब इसका लेवल को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा, यही ना होगा। तो कह सकते हैं इसमें लिक्विड इन बी इंक्रीज, तो बी का क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझे थोड़ी सी कहानी, यहाँ पे एजम्पशन लेके चले कि आइस का, कई बार गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको दिखा मिलेगा कि भैया आइस का और वाटर का लगभग डेंसिटी बराबर होता है, लेकिन बराबर होता नहीं है। एक 918 के आसपास रहता है और दूसरा 1000 के आसपास रहता है, लेकिन यहाँ तो क्लियरली भैया बोल दिया है कि 1.2 है। ठीक है, तो इसका यदि कहते तो कितना, इसको 1200 के आसपास कहते हैं इसके डेंसिटी की बात। ओके, तो इसके हिसाब से यदि हम चलते हैं तो ये अपना आ गया। तो ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है वही पोर्शन आपको सिर्फ पूछा गया है आपके एग्जाम में, जो लास्ट में क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे आपको वापस से इसको समझ के वापस से आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया कहानी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इसको बनाइए। क्या करें, ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ मास 1 kg एंड वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग एंड देन कंप्लीट इमर्ज्ड इन ए कंटेनर ऑफ वाटर, देन डिक्रीज इन टेंशन इन द स्ट्रिंग आफ्टर इमर्सन। मतलब एल्यूमिनियम के गुटके का द्रव्यमान 1 kg है तथा आयतन इतना है। ठीक है, इसे डोरी से लटका कर जल के भरे पात्र में पूर्णतः डुबा दिया जाता है।
डुबाने के पश्चात डोरी के तनाव में कमी क्या होगा? तनाव में कितने की कमी आएगी? जितना ये बुयांसी फोर्स लगाएगा, यही होने वाला है ना, जितना का बुयांसी फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा उतने के तनाव में कमी आएगा। तो आपको देख के रखा है, वॉल्यूम देख के रखा है, चलिए तो आसान है। वॉल्यूम आपको देख के रखा है कितना, 3.6 इंटू 10 पे पावर -4, ठीक है। तो कह सकते हैं बुयांसी फोर्स जितना होगा वही अपना क्या कहलाएगा, इसका तनाव में कमी। तो रो इंटू भी इंटू जी। तो रो की वैल्यू कितनी, डेंसिटी किसमें डुबाया गया है, जल में, मतलब 10 पे पावर 3। वॉल्यूम कितना दिया है, 3.6 इंटू 10 पे पावर -4, और जी की वैल्यू चलो 10 ही ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, तो सिंपल सा 3.6 न्यूटन। एक लाइन का क्वेश्चन था, इतने की कमी आएगी, ठीक है। और यदि बात करते 1 kg का है, इसके हिसाब से चलते तो इनिशियल वेट कितना होता है इसका, m इंटू जी, मतलब 1 इंटू 10, मतलब 10 न्यूटन का इस पे इनिशियल फोर्स होता है। और कमी कितनी क्या है, 3.6। यदि पूछा जाता कि अब इसका भार कितना है, तो क्या कहते, 10 माइनस 3.6 को माइनस कर लेते, तो अब कितना भार उसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 6 कह सकते हैं 4, और इधर बच गया 9, तो 6.4। ये इसका क्या हो जाता है, एफरेंट वेट हो जाता है, जो आपको नहीं पूछा गया है। आपको पूछा क्या, कितने की कमी आई है, तो तनाव में कितने कमी आएगी, 3.6 न्यूटन का कमी आने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है, पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन ए वाटर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइज द अपरेंट वेट ऑफ द वुड विल बी। अब इसका अपरेंट वेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा। याद होगा हम लोग पिछले वाले वीडियो में बात किए थे, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो अपनी होती है वो क्या कर जाएगी, मतलब ऐसे समझो, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, पिछले वाले वीडियो में बताए थे, जिसके कारण इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा तो अपने को पता है जो पॉइंट फोर्स होता है वो क्या होता है, रो जी इंटू भी। यदि डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा तो पॉइंट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं लकड़ी का आभासी भार क्या हो जाएगा, पॉइंट फोर्स कम हो गया तो स्वाभाविक बात, अरे आभासी भार बराबर क्या होता है, अपरेंट वेट बराबर रियल वेट माइनस बुयांसी फोर्स। अब चूंकि डेंसिटी डिक्रीज कर गई मतलब बुयांसी फोर्स क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, तो रियल वेट में से बुयांसी फोर्स घटाएंगे तो क्या मिलेगा, पहले बुयांसी फोर्स ज्यादा था तो अपरेंट वेट क्या मिलता, कम मिलता। अब बुयांसी फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, तो अपरेंट वेट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो यहां कह सकते हैं बढ़ेगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझे कहानी को, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा, ये बात कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। अब बुयांसी फोर्स जो अपना होता है, जो वेट को कम करने का काम करेगा, वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डेंसिटी की वैल्यू कमी मतलब बुयांसी फोर्स की वैल्यू कमी। अब बुयांसी फोर्स की वैल्यू कमी, इसका मतलब है अपरेंट वेट जो अपना होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडन पीस कैन फ्लोट बोथ इन मरकरी एंड वाटर, the ratio of mass of mercury displaced to the mass of water displaced। मतलब कह रहा है एक लकड़ी का टुकड़ा है जो पानी में और मरकरी दोनों में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो मतलब तैर रहा है। तो कह रहा है कि पारे तथा जल के विस्थापित द्रव्यमानों के अनुपात को बताना, मतलब कितना पानी और कितना पारा को इसने डिस्प्लेस किया अपने जगह से। तो ट्राई कीजिए, पॉज मारिए और ट्राई कीजिए, और आंसर कुछ तो आएगा, आंसर लेके आइए। A1 आ जाता है तो अच्छी बात है। चलिए तो बात करते, देखो लकड़ी का गुटका है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, इसका वेट जो होगा चाहे वो पानी में रखो चाहे कहां रखो, HG में रखो, दोनों में इसका वेट क्या होगा, सेम ही होगा। अरे डाउनवर्ड फोर्स मतलब mg जो होगा वो तो सेम ही रहेगा ना, वो तो नहीं बदलने वाला है। तो हम मान लो वेट जो होगा दोनों में ये तैर रहा है, मान लिया हमने क्या बोल दिया, सबसे पहले किस में रखे हैं, पारे में मतलब Hg में,
और दूसरा मान लो H2O वाटर में रखे। तो यहाँ पे जो वेट किसके बराबर होगा, इसके बॉयंसी फोर्स के बराबर, क्योंकि वही बॉयंसी फोर्स के बाद तब तो तैर रहा है ना। तो इसका यदि बॉयंसी फोर्स लिखते तो क्या लिखते, रो एच जी भी एच जी कितना वाटर को डिस्प्लेस किया इनटू जी बराबर क्या, H2O के लिए बॉयंसी फोर्स कितना होता, रो सिंपल सा H2O इंटू भी H2O इंटू जी, जी से जी साफ। अपने को पता होता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे हम लिखना चाहते हो तो क्या लिखते, डेंसिटी बराबर मास किसका, Hg का बाय वॉल्यूम Hg का इंटू वॉल्यूम Hg का इज इक्वल्स टू मास किसका H2O का बाय वॉल्यूम H2O का इंटू वॉल्यूम H2O का। लिख सकते थे। अब वॉल्यूम से वॉल्यूम साफ, वॉल्यूम से वॉल्यूम साफ, तो क्या कह रहा है, किसका अनुपात, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ मरकरी मतलब मास ऑफ Hg बाई मास ऑफ H2O बराबर कितना हो जाएगा 1। तो आंसर क्या होगा 1। आसान सा था क्वेश्चन, ठीक है, ये तो इजी ही था। नेक्स्ट, can a body float in water with 1/3 of its volume above the surface of the water? If it is placed in oil, its float with half of its volume above the surface of oil. The specific gravity of oil, मतलब डेंसिटी आपसे पूछ रहा है, ऑयल की डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन बनाए, खुद से ट्राई कीजिए, मारिए पॉज और बनाइए। तो चलिए, यदि आंसर आपका आया कितना बी 4/3, बल्ले बल्ले, वरना समझते हैं यहाँ पे क्या कहे, जल में तैरते हुए पिंड का 1/3 आयतन पृष्ठ से ऊपर है। तो स्वाभाविक है पृष्ठ के नीचे कितना होगा, हमको तो पृष्ठ से नीचे से मतलब है जो पानी में कोई भी जल में तैर रहा है। तो इसका वेट किसके बराबर होगा, जो पृष्ठ के अंदर कितने आयतन को इसने विस्थापित किया। मतलब कह सकते हैं किसके लिए सबसे पहले है, तो इतना आयतन पृष्ठ के ऊपर, इसे तेल में, एक अपना तेल है ऑयल है और दूसरा किसमें है जल है। तो जैसे पिछले वाले में किए थे वही कहानी, वेट किसके बराबर होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की और दूसरा किसके लिए बात कर लेंगे, ऑयल के लिए, है ना, ऑयल, ठीक है। अब इसमें भी वेट, चूंकि तैर रहा है, तैर ही रहा है ना, तैर रहा है, तो तैर रहा है तो तैरेगा कब, जब इसका वेट जो होगा, जो पानी के अंदर जो उसका वॉल्यूम होगा, उसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर। तो दोनों केस में जितना वॉल्यूम में डिस्प्लेस कर रहा होगा दोनों मटेरियल का, उसी के बराबर होगा। तो दोनों का बॉयंसी फोर्स किसके बराबर, इसके वेट के बराबर, जैसे पिछले वाले में किए थे। तो वाटर के लिए लिखते तो बॉयंसी फोर्स क्या लिखते हैं, रो H2O इंटू रो इंटू वॉल्यूम किसका H2O का और इंटू जी बराबर क्या होता है, रो किसका ऑयल का इंटू वॉल्यूम किसका ऑयल का इंटू जी, AgOg। चलिए, जी से जी साफ, तो यहां से रो H2O इंटू वॉल्यूम पानी के अंदर कितना है, क्या कह रहा है, जल में तैरते पिंड का 1/3 आयतन पृष्ठ से ऊपर है, पानी से ऊपर, तो पानी के अंदर कितना होगा, 1/3 ऊपर है तो 2/3 अंदर होगा। तो लिख सकते हैं वॉल्यूम कितना 2/3 इंटू भी डेंसिटी किसका ऑयल का इंटू, अब क्या करें, इसे तेल में रखने पिंड का आधा आयतन तेल पृष्ठ के ऊपर रहता है, तो आधा यदि पृष्ठ के ऊपर है तो आधा पृष्ठ के नीचे, तो मतलब 1/2 भी से भी साफ। तो क्या रहा तेल का विशिष्ट गुरुत्व, मतलब इसको इससे इधर ले आएंगे तो इसको लिखेंगे रो OIL डिवाइडेड, इसको इस साइड ले आए तो रो H2O, यही पूछ रहा है आपसे, क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो 2/3 इंटू 2 मतलब 4/3, तो 4/3। समझे, जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, ठीक है। तो इसको फटाक से करते जाना है। नेक्स्ट कह रहा है ए पीस ऑफ सॉलिड वेट 120 ग्राम, ठीक है, इन एयर, 80 ग्राम इन वाटर एंड 60 ग्राम इन लिक्विड, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड दैट ऑफ लिक्विड आर रिस्पेक्टिवली। सॉलिड और लिक्विड का आपको रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है। एक ठोस का भार वायु में 120 ग्राम, जल में 80 ग्राम और किसी द्रव में 60 ग्राम है। तो
ठोस एवं द्रव की अपेक्षिक घनत्व क्रमशः क्या होने वाले हैं। ठीक, ओके ओके ओके। तो चलिए सारे केस के लिए हम लोग डेंसिटी निकालना शुरू करते हैं। इसको बनाइएगा, बनाइए, सही बनाइए बनाइए। बनाने के बाद आंसर आपको डी आना चाहिए, आ जाता है तो बल्ले बल्ले है, बनाइए। चलिए शुरू करते हैं, आंसर आ गया होना चाहिए। देखते क्या कह रहा है, एक ठोस का भार वायु में 120 ग्राम है, ठीक है। तो चलिए मान लिया वेट किसमें, एयर में कितना दिया है, 120 ग्राम है। मतलब अपन इसको किस में रखते, सब कुछ ग्राम में देख के रखा है, तो सिंपल सा इसका यदि वेट की बात करते तो इसको सिंपल सा जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट बन जाएगा, ठीक है। और अपने को देख के रखा है किसमें, जल में 80 ग्राम है, मतलब वेट किसमें देख के रखा है, लिक्विड या वाटर में कितना दिया है, 80 ग्राम। और द्रव्य में क्या है, तो लिक्विड आप लिख देते, वाटर में, वेट किसमें, H2O वाटर में। और वेट आपको देख के रखा है लिक्विड के अंदर कितना, 60 ग्राम, मतलब 60 जी। हम लोग क्या जानते हैं, अपने को क्या पूछ रहा है, आपेक्षिक घनत्व पूछा जा रहा है, तो मतलब सीधा सीधी बात है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पता है। तो यहां से यदि हम डेंसिटी की बात करते तो ये वेट है, इसकी यदि हम डेंसिटी की बात करते तो क्या लिखते, किसके लिए, डेंसिटी एयर के लिए। तो इसको हम क्या करते, मास निकालना होता है तो क्या करते हैं, जी से डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं ना। ये वेट है 120 जी वेट, भार की बात करते तो कितना हो जाता, 120 बाई वी। वेट क्या होता है, m इंटू जी। तो मास बराबर क्या लिखते, वेट बाई जी, तो जी हटा दिए 120 बाई वी। ये किसके लिए, एयर में के लिए बात करते हैं। H2O के लिए बात करते हैं, वेट कितना दे रहा है, 90, ठीक है, कितना दे रहा है, 90। लेकिन ये 90 वेट है किसमें, H2O में। तो अपने को कितना वेट कम किया, वो कितना वेट आपको कमी आई थी, कितने वेट की कमी आई, एक्चुअल 120 था 80 हो गया। तो जो वेट में कमी आई किसके कारण, पानी में जाने के कारण, वो कितने का हो गया, 40 का, ठीक है। तो वहां पे जो वाटर होगा, वाटर का वेट कितना हो गया, 40 जी, 40 जी, उतने ना ऊपर की तरफ फोर्स लगाया। तो उस समय यदि हम डेंसिटी लिखते H2O के लिए तो क्या लिखते, सिंपल सा 40 बाई वी। उस डेंसिटी लिक्विड के लिए लिखते तो कितना, 60, कमी कितने का आया है, 60 की कमी आई है, तो इसको लिखते हैं 60 वी, ठीक। अब क्या रहा है किसके लिए, ठोस के लिए और द्रव के लिए। तो एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये किसके लिए, चलो एयर नहीं कहते हैं, इसको सॉलिड ही कहते हैं, एयर में था इसलिए, चलो एक ही बात है, ठीक है। तो सॉलिड के लिए बात करते तो इसको लिखते किसका, सॉलिड या एयर के लिए डिवाइडेड बाय डेंसिटी किसके लिए, और ठोस और द्रव के लिए पूछा तो डेंसिटी H2O के लिए, H2O के रिस्पेक्ट में। तो सॉलिड के लिए 120 बाई वी डिवाइडेड बाय H2O के लिए 40 बाई वी, ये हो गया 3, हो जाएगा ना, 4 3 12 3। उस तरह यदि हम बात करें लिक्विड के लिए तो रिलेटिव डेंसिटी निकालते, क्या चीज, रिलेटिव, रिलेटिव। तो ये हो जाता सिंपल सा रो किसका, लिक्विड का डिवाइडेड बाय रो H2O का। तो लिक्विड का कितना है 60 बाई वी बाई 40 बाई वी से वी साफ, ये कितना बच गया 3 बाई 2। ये एक हो गया सॉलिड के लिए 3 और लिक्विड के लिए 3 बाई 2, 3 बाई 2। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये 80 ग्राम था, 80 ग्राम क्या होता है, एफरेंट था, तो कितने की कमी आई होगी, 40 की, 40 की ना, 40 की कमी आई हुई। कितने वाटर को डिस्प्लेस किया, 40 40 जी के वाटर को उसने डिस्प्लेस किया, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग लिखेंगे, तो उसके लिए यहाँ हिसाब से लिखते चलेगा। इसलिए ये 80 40 कैसे बना, उम्मीद करते हैं समझ में आए। यहाँ पर भी क्या किए हैं, 120 में से 80 घटाए तो 40 लिए, और 120 में से 60 को घटाए तो 60 लिए, दोनों में घटाई है। चूंकि ये 60 है तो 60 दिख नहीं रहा है कि भैया चेंज हुआ, लेकिन ये 80 से 40 हुआ है वो दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी।
नेक्स्ट क्या रहा है, इफ देयर वेयर नो ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर ए फ्लूइड। यदि जी का मान शून्य हो तो द्रव में निम्न से नहीं होगा, क्या नहीं होगा, देखो उत्प्लावन बल की बात करें, अब थ्रस्ट की बात करें तो वो क्या होता है, रो इंटू जी इंटू भी। यदि जी हट गया तो ये पूरी की कहानी खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, इजी। चलिए कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन इज बेस्ड ऑन, पनडुब्बी का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ऑलरेडी पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे होता है, तो कह सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी तक नॉलेज पढ़ने पढ़ने न्यूटन का कहानी तो कुछ चल नहीं रहा होता है, अब पास्कल का नियम प्रेशर इक्वल को बताता है। ओके, a block of wood weight 4 Newton in air and 3 Newton when immersed in liquid. The buoyancy force in Newton. ये बना सकते हैं, आप ना बताएंगे, ये बना सकते हैं, ऐसा 4 - 3 1। क्या रहा है, लार्ज शिप कैन फ्लोट बट ए स्टिल नीडल सिंक बिकॉज ऑफ, किसके कारण, ड्यू टू buoyancy, क्योंकि वहां वॉल्यूम ज्यादा होता है, लार्ज शिप के लिए वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या होता है ज्यादा, जबकि छोटा सा जो अपना क्या है निडल है उसका वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम, जिसकी वजह से वो डूब जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कह सकते हैं सिंपल सा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्या है, टू पीस ऑफ मेटल व्हेन इमर्ज्ड इन लिक्विड हैव इक्वल अप थ्रस्ट ऑन देम। दो पीस है धातु के, दो टुकड़े जल में डुबाने पर उन पर समान उत्प्लावन बल लगता है, जल में रखा गया मतलब डेंसिटी सेम, और कह सकते हैं उसका जी समान रहेगा, मतलब रो सेम रो जी भी, तो रो जल में ही दोनों को रखा है तो रो सेम जी सेम, तो दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा, तभी ना दोनों टुकड़े का आयतन क्या होना चाहिए, समान, तभी उत्प्लावन बल क्या होगा, समान होगा। चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु द्रव में तैर जिसका 50% आयतन द्रव के बाहर है, जब संपूर्ण निकाय को एक त्वरण G/3 से ऊपर की ओर त्वरित किया जाता है तो वस्तु का कितना प्रतिशत आयतन द्रव से बाहर होगा। चलिए तो यहां की यदि बात करें तो ट्राई करना है, नहीं करना है, छोड़ो। The body is floating in liquid with 50% of its volume outside, ठीक है, तो सिंपल सा कह सकते हैं जो इसका वेट होगा वो किसके बराबर होगा, वेट जो होगा वो हो जाएगा buoyancy फोर्स के, मतलब रो इंटू जी इंटू भी डैश, तो कह सकते हैं रो इंटू जी और भी डैश किसके बराबर 1/2 भी, क्योंकि क्या हो रहा है 50% बाहर है, ठीक है। और जब आप इसको क्या करें, जब संपूर्ण निकाय को एक त्वरण G/3 से ऊपर की ओर त्वरित किया जाता है, तो याद होगा लिफ्ट वाले कैसे पढ़े थे, ऊपर की तरफ त्वरित करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता था, जुड़ता था, तो उस टाइम में इसका वेट क्या हो जाएगा, इसका यदि हम वेट की बात करें तो ये क्या होता है m × g होता, तो अब इसकी वेट क्या हो जाएगा, सिंपल सा अब की बार इसका वेट हो जाएगा mg प्लस कितना G/3, जी के जगह पे क्या आ जाएगा G/3, और इसमें जी तो बढ़ गया तो अब क्या होगा, अब थ्रस्ट भी बढ़ जाएगा, मतलब रो इंटू कह सकते हैं जी कितना बन जाएगा G प्लस G/3 इंटू भी डैश हो जाएगा ना। तो इसमें देखें जी बदला तो ये अपना वॉल्यूम कितना था, जब जी था तो जी वॉल्यूम था, तो यदि जी की वैल्यू G प्लस G/3 हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भी डैश, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, भी डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/2 भी, वॉल्यूम तो नहीं चेंज हुआ क्योंकि जी को जी के साथ रिप्लेस किया, यहाँ भी जी, दोनों में जी बदल गया, तो स्वाभाविक सी बात है वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा, तो कह सकते हैं 50% था तो 50% ही रहने वाला है। ओके, तो एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरा, जब बर्फ पानी में पूरी तरह पिघल जाएगी तो पानी की ऊंचाई, ये जस्ट अभी समझाए थे याद होगा, नहीं बदलेगी, रिमेन सेम वही रहेगा। नेक्स्ट क्या रहा है, हवा में एक धातु का वजन 210 ग्राम है, पानी में यह 140 ग्राम है, पानी का घनत्व तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है, धातु का विशिष्ट घनत्व तो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये तो बनाने का हक बनता है, चलिए बनाइए, क्या आता है आंसर देखते हैं, बनाइए। तो उम्मीद करते हैं बनाए होंगे। क्या कह रहा है, वेट ऑफ मेटल इन एयर, मतलब वेट जो है वो एयर में कितना है 210 ग्राम है, मतलब 210 जी लिख सकते हैं, वेट निकल जाएगा तब।
और वाटर में कह रहा है आपको, वाटर में कह रहा है कितना, 140 जी। डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ वाटर दे के रखा है, डेंसिटी किसका, वाटर का आपको दे के रखा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मेटल पूछ रहा है, तो डेंसिटी किसका, मेटल का स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी किसके लिए, मेटल के लिए पूछ रहा है, मतलब डेंसिटी पर यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या चीज। चलिए, तो वेट कम हुआ है तो सिंपल सा मतलब है लॉस, वेट का कितना लॉस हुआ है, सिंपल कहेंगे 120 माइनस 140 मतलब 70 जी का लॉस हुआ है। ये किसके कारण हुआ है, ये किसके कारण वेट में लॉस आया है, ये वेट का लॉस आया है किसके कारण, अपथ्रस्ट के कारण। ठीक है, बॉयंसी फोर्स के कारण। तो सिंपल सा है, ये बॉयंसी जो फोर्स होगा एफ बी वो किसके बराबर होगा, 70 जी के, और एफ बी बराबर क्या, रो H2O इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इंटू जी इज इक्वल्स टू 70 जी, जी से जी साफ, और v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70 बाई रो, और 70 का 70 रो दे के रखा है ग्राम में, मतलब 1 लिख सकते हैं 70 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, वेट आपको मतलब मास आपको पता है 210 ग्राम, ठीक, वॉल्यूम पता है, और आपको क्या पूछ रहा है, विशिष्ट घनत्व पूछ रहा है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास कितना, मास दिया है 210 और वॉल्यूम 70 मतलब 3, ये हो गया डेंसिटी। अब ये स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करते हो तो क्या करते हैं, सिंपल सा वाटर की डेंसिटी से सॉरी वाटर की डेंसिटी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते। तो स्पेसिफिक डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ किसका, क्या है भैया, क्या मेटल, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2O मतलब 3/1 मतलब 3। तो आंसर क्या होगा, 3 तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन होएगा। उम्मीद करते हैं समझे, तुम उतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक में क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं तो समझ के करेंगे। चलिए, ये 2.0 के अंदर पूछा था, याद होगा, पानी के जहाज के अर्धस्थल को भारी बनाया जाता है गुरुत्व केंद्र को नीचे रखने के लिए या ऊपर रखने के लिए। इसको भी समझाए थे क्यों भारी बनाया जाता है, कि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ रहे और बॉयंसी फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर, और गुरुत्वाकर्षण नीचे रहेगा। तो जो ही ये ऐसे टिल्ट होगा, मान लो ये बॉयंसी, ये नीचे की तरफ mg, जो ही टिल्ट होगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को फिर से बैलेंस कर लेगा, ये बताए भी थे पहले भी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्लूइड फ्लो के बारे में, ठीक है, तरल के प्रवाह के बारे में। उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन काफी अच्छा रहा होगा। थ्योरी तो सिंपल सा रोजी भी की कहानी थी, फटाक से बनाइए, सटाक से बताइए कि आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कितने लोग से कितने क्वेश्चन बने थे। ठीक है, मिलते हैं अगली कहानी में, थैंक यू।